हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन केवीएस। डिस्कस करेंगे आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, स्टेट बॉडी का लास्ट पार्ट 4 कह सकते हैं इसे। ईवीएस की सीरीज़ चल रही है, उसमें हमने स्टेट बॉडी के 3 पार्ट्स कवर कर लिए हैं। वो 3 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अगर आप उन 3 पार्टों को देखेंगे तो ये पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं पार्ट 4। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसके क्वेश्चन सिर्फ केवीएस में ही नहीं पूछे जा सकते, इसके क्वेश्चन बड़े बड़े एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो आपको इसको वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखना है, एंड तक देखना है, क्योंकि केवीएस ने अपना लेवल जो है ना वो एसएससी तक कर दिया। मतलब एसएससी तक तो नहीं कह सकते, बट फिर भी जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी पे बेस कर दिया है। तो वो भी एनसीईआरटी पढ़ते हैं, हमको भी अब एनसीईआरटी ही पढ़नी है। तो उस पर ही बेस पूरे नोट्स वगैरह बनाए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। सो लेट्स स्टार्ट। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों को। आज हम पढ़ने वाले स्टेट बॉडी सिस्टम, जिसका जिक्र किया है आर्टिकल 152 से लेकर आर्टिकल 237 तक। इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। स्टेट बॉडी के 3 पार्ट तो इसी आर्टिकल के तहत तय कर लिए गए हमने, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर, सीएम के बारे में। आज हम पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, या फिर स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, या राज्य मंत्रिपरिषद, क्योंकि सेंटर में भी मंत्रिपरिषद होता है और राज्यों में भी मंत्रिपरिषद होता है। तो हम राज्यों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, स्टेट की, ठीक है। हम पढ़ेंगे महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल, जिसके बारे में बड़ी लास्ट 3 वीडियो में चर्चा भी हुई है कि क्या होता है एडवोकेट जनरल। आज इसको अच्छे से समझ लेंगे यहाँ पे, तो इसके बाद आप कभी नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये रहेगा हमारी वीडियो का लास्ट पार्ट 4, ओके। वीडियो बाइलिंगुअल रहेगी और इसमें वैसे वर्ड बहुत सारे हिंदी के यूज़ है, लेकिन जहाँ पे लगा है कि कठिन शब्द है हिंदी का, वहाँ पे इंग्लिश का भी यूज़ किया गया है। और वैसे आप लोगों को दोनों लैंग्वेज की अच्छी कमांड होनी चाहिए एज अ टीचर, वुड बी टीचर कह सकते हैं। राज्य के मंत्रिपरिषद या स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि पहले इनके बारे में पढ़ा जाना ज़रूरी है, फिर हम मुख्यमंत्री के ऊपर आएंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 163 में साफ साफ कहा गया है कि राज्यपाल के काम में मदद और सुझाव, ठीक है, इसके लिए हर राज्य में एक मंत्री परिषद और उनका मुखिया जो उनके ऑन टॉप शीट्स पर बैठेगा मुख्यमंत्री होगा, ठीक है। तो आर्टिकल 163 किसके बारे में है? हर राज्य में एक मंत्री परिषद और उसका मुखिया मुख्यमंत्री हो। जैसे आईपीएल की टीम चल रही है आजकल, हर टीम में एक 11 लोगों की टीम होती है जो फील्ड पर खेलती है, जिसमें से एक कैप्टन होना ज़रूरी है। सारे तो कैप्टन नहीं हो सकते। ऐसी मुख्य परिषद में, या मंत्री परिषद में, सॉरी, मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री है वो कैप्टन की भूमिका निभाता है, या कप्तान या फिर लीडर की भूमिका निभाता है। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति का जिक्र आर्टिकल 164 में किया गया है। आर्टिकल 164 सीधे सीधे बताता है कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किस प्रकार होगी। तो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राज्यपाल ही करता है। पहले राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, उसके बाद जब मुख्यमंत्री सलाह देता है राज्यपाल को कि इन इन मंत्रियों की नियुक्ति कीजिए, वो उसको सुझाव देता है कि कैसे कैसे मंत्री उनको चुनने हैं, तब राज्यपाल मंत्रिपरिषद को भी चुन लेता है। राज्यपाल द्वारा मध्य प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आ सकता है केवीएस में ही नहीं, आगे भी आ सकता है। तो जो सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो जरूर देखें। राज्यपाल द्वारा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में एक जनजातीय मंत्री, ट्राइबल मिनिस्टर की नियुक्ति करना अनिवार्य है। यस, इन इन राज्यों में एक ट्राइबल मिनिस्टर होना ज़रूरी है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा, क्योंकि यहाँ पे ट्राइब्स, जनजातियाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। तो इन जनजातियों के विकास, इनके संरक्षण और इनके बेहतर भविष्य के लिए एक जनजातीय मिनिस्टर होना ज़रूरी है, या फिर ट्राइबल मिनिस्टर होना ज़रूरी है। एक संशोधन हुआ था, संशोधन 94th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 2006 के तहत कहा गया है कि बिहार की जगह अब छत्तीसगढ़ और झारखंड में ये व्यवस्था लागू होगी, क्योंकि बिहार से झारखंड निकला ना, तो अब झारखंड और छत्तीसगढ़ में व्यवस्था लागू हो चुकी है, ठीक है। मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या, काउंसिल मेंबर नंबर, ठीक है, मतलब मंत्रिपरिषद के सदस्य हाईएस्ट कितने होंगे और लोएस्ट। तो जो इनके हाईएस्ट सदस्य होंगे, वो जो हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली होती है ना, विधानसभा, उसके कुल सदस्यों का 15% ही होंगे। इसके जो हाईएस्ट सदस्य होंगे वो 91 संशोधन हुआ था, या फिर 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, उसके तहत कहा गया कि मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली की कुल सदस्य संख्या का 15% ही होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। और न्यूनतम यानी लोएस्ट तो 12 में एक मुख्यमंत्री और 11 इनके अन्य मंत्री, ठीक है। तो ये है आपका लोएस्ट और हाईएस्ट रेशियो या नंबर ऑफ काउंसिल मिनिस्टर्स, ठीक है।
अब हम पढ़ेंगे राज्य की मंत्रिपरिषद विधानसभा के लिए उत्तरदायी होती है। बिल्कुल, जो राज्य की मंत्रिपरिषद होती है वो विधानसभा के लिए उत्तरदायी होती है, मतलब रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर किसी मंत्री के खिलाफ, फॉर एग्जाम्पल दिया भी हुआ है, अगर किसी मंत्री के खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरी की पूरी सदन साफ हो जाएगी, यानी पूरी की पूरी सदन को अपना इस्तीफा देना पड़ सकता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद के मंत्री व्यक्तिगत रूप से, ऊपर सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद विधानसभा के लिए उत्तरदायी होती है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मंत्रिपरिषद के मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसीलिए राज्यपाल मंत्रियों को हटा सकता है। कभी भी एक मंत्री भ्रष्टाचार में पाया गया या गलत काम करते हुए पाया गया तो राज्यपाल उसे हटा देता है। तो उत्तरदायी किसके प्रति होते हैं? राज्यपाल के प्रति, व्यक्तिगत रूप से। ठीक है, अब मंत्रिपरिषद के सदस्य की योग्यता, भाई कुछ एलिजिबिलिटी होती है हर मंत्रियों के, कैसे बन सकते हैं मंत्रिपरिषद के सदस्य, तो एलिजिबिलिटी देख लीजिए इनकी। मंत्रिपरिषद का सदस्य होने के लिए विधानमंडल के किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। एसेंशियल है कि आप किसी एक सदन, लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल, या फिर आप कह सकते हो कि विधानसभा या विधान परिषद के किसी एक सदन का सदस्य होना ज़रूरी है, तभी आप मंत्रिपरिषद के सदस्य बन सकते हैं। शपथ, इनको शपथ दिलाई जाती है अनुसूची 3 के तहत, जिसमें मंत्रिपरिषद के मंत्रियों को शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। किसके तहत? अनुसूची 3 के तहत। इनको 2 प्रकार की शपथ दिलाई जाती है, एक होती है इनके पद की शपथ, एक इनके पद की शपथ और दूसरी गोपनीयता की। ठीक है, एक इनके पद की और दूसरी गोपनीयता की शपथ होती है। पद जिस पर ये आसीन होने वाले हैं या फिर विराजमान होने वाले हैं, और गोपनीयता की शपथ मतलब मंत्री परिषद में बहुत सारे ऐसे बिलों की चर्चा होती है जिसका जिक्र खुलेआम नहीं किया जा सकता, जब ये लाया जाएगा तब इसकी चर्चा होती है। तो उससे पहले जाकर मीडिया में चर्चा ना करना या फिर सरकारी कामकाजों को सीधा जनता के सामने ना पेश कर देना, इस चीज़ों से बचाव के लिए इनको गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है कि सारे मंत्री एक साथ एकजुट होकर काम करें। उसके लिए गोपनीयता की शपथ होती है जो राज्यपाल ही दिलाता है। अब हम डिस्कस करेंगे कार्यकाल, टेन्योर, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। कब तक है कार्यकाल इनका? वैसे तो हम मानते हैं कि आमतौर पर जो इनका कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन इसका कार्य राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत भी होता है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है कि जब तक राज्यपाल चाहेगा तब तक ये रहेंगे, जैसे ही राज्यपाल इनको हटाना चाहेगा ये हट जाएंगे। मुख्यमंत्री की सलाह पर, डायरेक्ट नहीं हटा सकता। मुख्यमंत्री अगर सलाह दे कि भाई इनको हटा दो, मतलब किसी गलत काम को लेकर, या मुख्यमंत्री से बहस हो जाए किसी मंत्री की और सहायता ना कर रहा हो सरकार की ढंग से, तो उसको हटाया जा सकता है। इसीलिए इसको राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कहा जाता है कि मतलब राज्यपाल जब तक चाहेगा तब तक रहेगा। वैसे आमतौर पर 5 साल, बट राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। अगर ऑप्शन में राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत आएगा तो आपको उसी को टिक करना है, वही ज़रूरी है। ठीक है, राज्यपाल मंत्रिपरिषद के सदस्यों को मुख्यमंत्री की सलाह पर हटा सकता है। अभी बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा तो उनको हटना पड़ेगा, राज्यपाल हटा देते हैं। और इसके अलावा इनका कार्यकाल, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कब खत्म हो जाता है एकदम से? जब राज्य में आर्टिकल 356 लागू हो जाए तब भी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। और ये आर्टिकल 356 कब लागू होता है? जब राज्यपाल को लगे कि राज्य में अव्यवस्था फैली हुई है, शासन अच्छे से नहीं हो रहा, तो राज्यपाल राष्ट्रपति की सलाह लेकर राष्ट्रपति की सहायता से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करवा सकता है, आर्टिकल 356 कहता है। तो ये याद रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम पढ़ेंगे वेतन यानी पैसा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। राज्य के मंत्रिपरिषद का वेतन राज्य के विधानमंडल लेजिस्लेटिव तय करती है, लेकिन एक फैक्ट है यहाँ पे, अगर लेजिस्लेटिव ने वेतन तय नहीं किया है तब राज्य मंत्रिपरिषद को वेतन अनुसूची 2 के तहत मिलता है। उसमें जितना तय किया गया हो उसके हिसाब से उनको वेतन मिल जाता है, वरना वैसे तो विधानमंडल तय करती है, और अगर विधानमंडल ने तय नहीं किया तो अनुसूची 2 के तहत उनको वेतन मिल जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद की शक्ति और कार्य, इनको क्या क्या काम सौंपे जाते हैं और क्या क्या शक्ति है इनकी। तो सबसे पहला, वास्तव में राज्य का शासन मंत्रिपरिषद अपने मुख्यमंत्री के नेतृत्व यानी लीडरशिप में चलाता है। मंत्रिपरिषद शासन चलाते हैं किसकी लीडरशिप में? मुख्यमंत्री की लीडरशिप में। तो मुख्यमंत्री उनका मुखिया होता है और सारे मिलकर शासन चलाते हैं। मंत्रिपरिषद ही राज्य की वास्तविक कार्यपालिका का प्रयोग करते हैं। कार्यपालिका शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर का, स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर का वास्तव में इन रियलिटी में प्रयोग मंत्रिपरिषद ही करते हैं मुख्यमंत्री के साथ मिलकर, क्योंकि मंत्रिपरिषद का ही तो एक पार्ट हो गया मुख्यमंत्री, तो ये सारे मिलकर ही तो इस पावर का मेनली यूज़ करते हैं। विधानसभा में विधेयक मंत्रिपरिषद के मंत्री द्वारा ही रखा जाता है। जो बिल वगैरह होते हैं, विधेयक मतलब बिल, वो कौन रखता है? मंत्रिपरिषद के मंत्री ही रखते हैं। मंत्रिपरिषद ही बजट तैयार करती है और वित्त मंत्री यानी फाइनेंशियल मिनिस्टर जो होते हैं उसे विधानसभा में पेश करते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट पावर और कार्य हो गया। राज्य का प्रशासन चलाने के लिए नीति निर्माण, नीति यानी कानून वगैरह का निर्माण भी मंत्रिपरिषद ही करते हैं। ठीक है,
मंत्रिपरिषद प्रशासन चलाने के लिए विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। हम पहले पढ़ चुके हैं, मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर इन्होंने काम ढंग से नहीं किया, अविश्वास प्रस्ताव आया और पास हो गया, तो इनका काम खत्म, ये सफाया हो जाएगा, इनका भंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, इनके कैप्टन, हेड के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है। राज्य के मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है। इजी टॉपिक है। जैसे केंद्र की मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। वैसे ही राज्य के मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है। जब हम सेंट्रल बॉडी पढ़ेंगे तो इसको और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे जब सेंट्रल के बारे में, तो आप एक कंपैरिजन कर सकते हैं कि स्टेट और सेंट्रल बॉडी में कितना डिफरेंस है। ठीक है। राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री ही होता है, जो अभी हमने पहले डिस्कस किया कि एग्जीक्यूटिव पावर का हेड और उसको अच्छे से लीड कौन करता है एग्जीक्यूटिव पावर को, यानी कार्यपालिका शक्तियों को मुख्यमंत्री ही करता है। ठीक है। योग्यता, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है? व्यक्ति भारत का नागरिक हो, ये तो सबसे पहली एलिजिबिलिटी होती है कि भारत का नागरिक होना जरूरी है। दूसरा, 25 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। तीसरा, विधानमंडल लेजिस्लेटिव के दोनों सदन में से किसी एक का सदस्य हो, या तो लेजिस्लेटिव असेंबली का या लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनमें से किसी एक का सदस्य होना इसको ज़रूरी है। ठीक है। टेन्योर, इनका कार्यकाल कितना होता है? इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ठीक है। सामान्यतः इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन विधानसभा में बहुमत समाप्त होने पर भी मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ता है। अगर विधानसभा में लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर इनका बहुमत खत्म हो गया तो इनको इस्तीफा देना पड़ता है। एक नोट है, मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने पर या उनकी मृत्यु होने पर, देहांत होने पर, राज्य मंत्रिपरिषद जो उनकी स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो अपने आप रिजॉल्व हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है, एक तरीके से भंग हो जाती है पूरी। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियाँ, इसके बहुत सारे कार्य और शक्तियाँ, क्योंकि स्टेट का हेड है भाई, इसके पास बहुत सारी पावर होगी। तो देखते हैं क्या क्या पावर है। सबसे पहले मंत्रिपरिषद के संबंध में पावर, यानी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनके रिलेशन में क्या क्या पावर है। ठीक है। तो मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। ठीक है। राज्यपाल केवल उन्हीं मंत्रियों को नियुक्त करता है जिनकी सलाह मुख्यमंत्री देता है। मुख्यमंत्री जिन जिन मंत्रियों को चुनने की सलाह देता है, राज्यपाल सिर्फ उन्हीं को चुनते हैं। ठीक है। मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के विभाग का बंटवारा और फेरबदल करते हैं। किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा, कौन से विभाग में काम करने का मौका मिलेगा, ये तय मुख्यमंत्री ही करता है कि किस फील्ड में वो काम करेंगे। ठीक है। किसी मंत्री से मतभेद होने पर मुख्यमंत्री उस मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है या राज्यपाल को उसे बर्खास्त करने के लिए सलाह दे सकता है। कभी कभी मुख्यमंत्री की बहस हो जाती है किसी मंत्री से जो राज्य सरकार के साथ कोऑपरेट ना कर रहा हो, उनकी सरकार के साथ कोऑपरेशन ना दिखा रहा हो, या सरकार के खिलाफ काम कर रहा हो जिससे सरकार की बदनामी वगैरह हो रही हो, तो मुख्यमंत्री उसको इस्तीफा देने के लिए कह सकता है। इसके साथ साथ वो राज्यपाल को सलाह दे सकता है कि आप इसे बर्खास्त कर दीजिए। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी पावर है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है, ऑर्गेनाइजेशन करता है, यही अध्यक्षता करता है, यही सारी बातों को सुनता है, तो ये अध्यक्ष भी बन जाता है मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल का। मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों को उनके कामों में सहयोग, मार्गदर्शन और उनके कामों का नियंत्रण करता है। बिल्कुल, हर मंत्री के कामों में सहयोग मुख्यमंत्री ही करता है, उनको एक एग्जैक्ट डायरेक्शन देता है मुख्यमंत्री कि आपको काम किस तरफ करना है, और उनके कामों पर कंट्रोल भी रखता है, ये काम मुख्यमंत्री का है। तो ये इंपॉर्टेंट पावर है, इनको ध्यान रखना। ये सिर्फ मंत्रिपरिषद काउंसिल मिनिस्टर के रिलेशन में क्या क्या पावर है उसकी। अब उसकी राज्यपाल यानी हमारे गवर्नर के रिलेशन में क्या क्या पावर है उसकी। आर्टिकल 167 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य है, ये उसकी ड्यूटी है कि वह राज्य के प्रशासन के संबंध में सभी जानकारी राज्यपाल को दे। उसका एक काम है इंपॉइंट कि भाई राज्य में क्या क्या काम हो रहा है, व्यवस्था कैसी है, अच्छी है, बुरी है, सारी जानकारी उसको राज्यपाल को देनी पड़ेगी। ठीक है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच कड़ी का काम करता है, बिल्कुल इनको जोड़ता है, मंत्रिपरिषद और राज्यपाल को आपस में जोड़ने का, सेतु का, ब्रिज का काम करता है कौन? मुख्यमंत्री करता है। ठीक है। मुख्यमंत्री राज्य के खास अधिकारियों जैसे महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष आदि, इन सब की नियुक्ति के लिए राज्यपाल को सलाह देता है। इन सब की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और उनको चुनने के लिए कहता कौन है? मुख्यमंत्री कहता है राज्यपाल को। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। विधानमंडल लेजिस्लेटिव से के संबंध में शक्तियां। अब लेजिस्लेटिव के संबंध में क्या क्या शक्तियां इनके पास? मुख्यमंत्री राज्यपाल को किसी भी वक्त विधानसभा को भंग करने की सिफारिश कर सकता है। कभी उनको लगे कि भाई अब हमारे पास विधानसभा में बहुमत नहीं है और हम विधानसभा में बहुमत खो चुके हैं, तो वो राज्यपाल को कहकर विधानसभा को भंग करवा सकता है। ठीक है। अन्य शक्तियां, कुछ एक्स्ट्रा पावर भी है इनके पास। मुख्यमंत्री अंतर्राज्य परिषद, राज्य विकास परिषद
और नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का सदस्य होता है। ये इन जगह इन कमेटीज़ का सदस्य है, जैसे अंतर्राज्य परिषद का सदस्य है ये राज्य विकास परिषद का सदस्य है, नीति आयोग का सदस्य, आयोग की गवर्निंग काउंसिल का सदस्य है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री राज्य विकास बोर्ड का भी अध्यक्ष होता है, यानी स्टेट डेवलपमेंट बोर्ड का भी ये अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो ये थी मुख्यमंत्री से संबंधित सारी पावर। अब हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसकी हमने चर्चा की थी, एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता राज्य के, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल, ये लास्ट टॉपिक रहेगा आज के लिए। महाधिवक्ता राज्य के सबसे बड़े वकील होते हैं जो राज्य सरकार को सभी कानूनी सलाह या मशवरे देते हैं। सबसे बड़े वकील कहलाते हैं और ये सारी कानूनी सलाह देते हैं राज्य को, राज्य सरकार को। देखो, हर किसी को एक वकील की ज़रूरत पड़ती है। राज्य सरकार अगर कोई गलत काम कर दे या उनको गलत काम में फंसा दिया जाए, कुछ भी हो, तो उनको अपने आप को डिफेंड करने का एक मौका मिलता है। और उनको डिफेंड कौन करता है कानूनी रूप से? महाधिवक्ता करता है कोर्ट में। ठीक है, आर्टिकल 165 में इनका सीधा सीधा जिक्र किया गया। उसमें कहा गया है कि हर राज्य में राज्य सरकार के लिए एक महाधिवक्ता का पद होगा जो राज्य सरकार की कानूनी मदद और सहायता करेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना। नियुक्ति, इनकी नियुक्ति राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं महाधिवक्ता की नियुक्ति, क्योंकि भाई मंत्रिपरिषद को ही तो काम है महाधिवक्ता का, तो उनको चुनने का ये अधिकार होगा। राज्यपाल के द्वारा चुनवाते हैं महाधिवक्ता को। ठीक है, अब योग्यता, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? इनकी एलिजिबिलिटी, अभी तक हमने जितनी एलिजिबिलिटी पढ़ी है उनसे थोड़ी सी अलग है, इनको ध्यान से देखना। व्यक्ति उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने योग्य हो। एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, बनने योग्य हो, एबल हो बनने के। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं हो, बनने के एबल हो, मतलब बन सकता हो, इतनी उसमें काबिलियत हो नहीं। सिर्फ यहाँ पे लिखा है ना, व्यक्ति उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने योग्य हो या बनने लायक हो, बना हुआ नहीं हो, मतलब बनने लायक हो, बन सकता हो, उसके अंदर इतनी काबिलियत है, ये याद रखना बस। ठीक है, व्यक्ति भारत का नागरिक हो और उसकी आयु 62 वर्ष से कम हो, क्योंकि 62 वर्ष के आसपास जो हमारे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश उनका रिटायरमेंट पीरियड आ जाता है, तो 62 वर्ष से कम आयु हो और भारत का नागरिक हो, सबसे इंपॉर्टेंट। कम से कम 10 साल तक किसी न्यायालय में न्यायिक पद पर रह चुका हो या 10 साल तक अधीनस्थ न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज रह चुका हो। कम से कम 10 साल तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज रह चुका हो, वही बन सकता है महाधिवक्ता। ये एक क्राइटेरिया है, या तो ये क्राइटेरिया हो या इसके अलावा एक और क्राइटेरिया है, किसी भी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वकालत की हो। दोनों में से या तो ये वाला क्राइटेरिया हो या तो ये वाला क्राइटेरिया हो कि 10 साल तक किसी भी न्यायालय, उच्च न्यायालय में उसने वकालत की हो। तो दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया अगर मिल जाता है, दोनों ही नहीं, दोनों में से कोई एक भी मिल जाता है, तो वो महाधिवक्ता चुन लिए जाते हैं। ठीक है, अब टेन्योर यानी कार्यकाल, महाधिवक्ता का कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता, ये भी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। मतलब जब तक राज्यपाल इनको चाहेगा तब तक ये बने रहेंगे। जैसे ही राज्यपाल मंत्रिपरिषद ने सलाह दी या मुख्यमंत्री ने सलाह दी, तो राज्यपाल इनको हटा भी सकता है, यानी इनका भी कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है, ये कभी भी हटाए जा सकते हैं। ठीक है, अब इनकी कार्य और शक्तियाँ, इनके पास भी कुछ पावर है। ठीक है, सबसे पहला, राज्यपाल को किसी भी कानूनी मामलों में सलाह देने का अधिकार। अगर राज्यपाल को किसी भी कानूनी मामले में सलाह चाहिए तो महाधिवक्ता उन्हें सलाह दे सकते हैं, ये उनका एक अधिकार और एक कर्तव्य भी बनता है। ठीक है, सरकार के द्वारा दिए गए कानूनी कामों को जांचना और पूरा करना। सरकार जो कानूनी काम महाधिवक्ता को देते हैं, तो कि भाई हम ये बिल लाने वाले हैं, देखिए कहीं ये संविधान के खिलाफ तो नहीं है, इसकी जांच करवा सकते हैं उससे, या फिर अपने कानूनी काम वगैरह इनसे महाधिवक्ता से करवा सकते हैं। सरकार के खिलाफ मामलों में सरकार की ओर से न्यायालय में उपस्थित होना। सरकार के खिलाफ कोई मामला आ गया न्यायालय में, तो उसके बिहाफ पर उनके लिए खड़ा कौन रहेगा, उनके मुकदमे को लड़ेगा कौन? महाधिवक्ता ही लड़ेंगे। ठीक है, जैसे आम आदमी का एक वकील होता है, वो उनके लिए मुकदमा लड़ता है, वैसे ही सरकार का एक वकील होता है जो उनके खिलाफ अगर कोई मुकदमा कोर्ट में चला गया, उच्च न्यायालय में चला गया, तो ये उपस्थित रहते हैं लड़ने के लिए। आर्टिकल 177 में भी महाधिवक्ता को कुछ पावर दी गई है। आर्टिकल 177 के तहत महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल लेजिस्लेटिव के किसी भी सदन की कार्यवाही, किसी भी सदन का सेशन, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली, कहीं पे भी मौजूद रह सकता है, भाग ले सकता है और अपने विचारों को, अपने थॉट्स को वहाँ पे प्रेजेंट कर सकता है, रख सकता है कि भाई मैं इस बिल के बारे में ये सोचता हूँ। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, एक नोट भी है कि लेकिन महाधिवक्ता को सदन में वोटिंग करने का अधिकार नहीं है। मंत्रियों को वोटिंग करने का अधिकार होता है, महाधिवक्ता को वोट करने का अधिकार सदन में नहीं है। किसी भी बिल पर, किसी भी चर्चा में वोट करने का अधिकार नहीं है, सिर्फ अपने विचार रख सकता है। तो गाइज, ये था महाधिवक्ता, ये था हमारा लास्ट टॉपिक। अगर आपको ये हमारा, इसी के साथ हमने पूरी स्टेट बॉडी कवर कर ली है। जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट है, उसको हम सेंट्रल बॉडी में पढ़ेंगे ताकि उसको अच्छे से समझ सकें।
उसके अलावा आपका पूरा स्टेट बॉडी यहाँ पे क्लियर हो चुका है, पूरे के पूरे स्टेट बॉडी क्लियर हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको अगर पुराने टॉपिक देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप पुराने टॉपिक को देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट बनाए रखिएगा। टेलीग्राम के चैनल का लिंक भी नीचे है, उसमें जुड़िएगा। बहुत बेहतरीन क्विज़ होती है रोज़, वो क्विज़ खेलिए, वो क्विज़ जीतिए और अपनी नॉलेज को इन्हांस करते रहिए। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ वाली वीडियो भी नीचे है, किस तरीके से आप किस प्रोसेस से मेरी इस वीडियो का पीडीएफ ले सकते हैं। इसका क्या, हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं, उसका भी आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, साथ बनाए रखिएगा।